नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कही हुई एक बात याद आ रही है। अमिताभ बच्चन नैनीताल में पढ़ते थे। स्कूल के एनुअल फंक्शन के समय बीमार हो गए। उनको पार्टिसिपेट करना था, नहीं कर पाए। डॉक्टर बच्चन उनको देखने के लिए, मिलने के लिए गए। जाहिर है अमिताभ बच्चन उदास थे, तो उनसे एक बात कही डॉक्टर बच्चन ने। उन्होंने कहा कि अपने मन का हो तो अच्छा है और अपने मन का ना हो तो और अच्छा है। तो अमिताभ बच्चन ने पूछा कि अपने मन का ना हो तो कैसे और अच्छा हो सकता है। उनका जब अपने मन का नहीं होता है तो समझो कि उसमें ईश्वर की कोई इच्छा छिपी हुई है और ईश्वर कभी बुरा नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि इसका संदर्भ क्या है, ये मैं बात क्यों सुना रहा हूँ आपको, इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ। आज 4 जून 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और नतीजे में बीजेपी की सीटें घट गई। बीजेपी को और एनडीए को, दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को भी धक्का लगा। उम्मीद थी कि एनडीए 400 पार जाएगा, बीजेपी 370 पार करेगी और बीजेपी स्पष्ट बहुमत से भी दूर रह गई। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, बीजेपी को नहीं मिला। उसकी 240 सीटें आईं, 272 पर स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पहुंचता है। उस समय उसके बाद जो कुछ शुरू हुआ भाजपा विरोधी, मोदी विरोधियों का, खासतौर से राहुल गांधी का, उनकी बातों को याद कीजिए। 56 इंच का सीना जो है वो चकनाचूर कर दिया है। मनोवैज्ञानिक रूप से मोदी को ध्वस्त कर दिया है। अब सीना चौड़ा करके नहीं आते हैं सदन में, झुके हुए कंधों के साथ आते हैं और न जाने क्या क्या बात। और तमाम जो उनका इकोसिस्टम था उसने लिखना, बोलना, कहना शुरू कर दिया था कि अब मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहाँ तक लोग कहने लगे कि संघ जो है योजना बना रहा है। योजना क्या बना रहा है? फैसला करने वाला है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए। तो तरह तरह के इस तरह की पतंगबाजी होने लगी। मोदी पहले जैसा काम नहीं कर पाएंगे, पहले जैसे फैसले नहीं कर पाएंगे। पहले उम्मीद थी 2 उनके सहयोगी दलों से, जेडीयू और टीडीपी से, कि वो लोग ऐसी मांगे रखेंगे कि मोदी को झुकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो फिर सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस पार्टी खुलेआम कहने लगी कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है, ये सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल नहीं पूरा करेगी। तो इस तरह की बातों और इस तरह के माहौल में जो एक नकारात्मकता हावी हो गई थी, उससे लग रहा था कि स्थितियाँ बदल रही हैं। 2014 में जो बदलाव आया था मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर, अब वो उल्टी दिशा में जाना शुरू होगा। और भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के तमाम समर्थकों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा था कि क्या ऐसा होगा, क्या मोदी पहले की तरह काम कर पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो उठाया जा रहा था कि मोदी को इतने साल में कभी गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। जो व्यक्ति 23 साल से शासन चला रहा हो, जिसे प्रशासन का अनुभव हो, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे पहली बार, और पहली बार ही उसके बाद विधानसभा के सदस्य बने। मुख्यमंत्री पहले बने, विधानसभा के सदस्य बाद में बने। तब से लेकर आज तक वो अपना निजी चुनाव कोई नहीं हारे हैं और उनके नेतृत्व में चाहे राज्य का चुनाव लड़ा गया हो गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में केंद्र का चुनाव, सत्ता से बाहर नहीं हुई बीजेपी। सीटें कम ज़्यादा होती रही। ऐसे व्यक्ति के बारे में सवाल उठाया गया। अब कोई पूछता कि भाई 2004 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया था प्रधानमंत्री, उनको कौन सा राजनीतिक अनुभव था? गठबंधन सरकार चलाने का कौन सा अनुभव था? या उनके पीछे जो रिमोट से सरकार चला रही थी सोनिया गांधी, उनको गठबंधन की सरकार चलाने का क्या अनुभव था? या हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ही गठबंधन सरकार चलाने का क्या अनुभव था? कांग्रेस पार्टी तो गठबंधन की सरकार के सिद्धांत के ही खिलाफ थी, लेकिन 10 साल वो सरकार चली ना। तो ये लोग चला सकते हैं जिनको कोई राजनीति का अनुभव नहीं। सोनिया गांधी 99 में पहली बार लोकसभा की सदस्य बनी थी, 2004 में सरकार बन गई, तो उनको अनुभव था गठबंधन की सरकार बनाने और चलाने का, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं। तो बात फिर घूमकर वहीं आती है कि जब अपने मन का ना हो तो और अच्छा,
अब उस समय अगर 4 जून 2024 को मैं ये बात आपसे कहता तो आप मजाक उड़ाते कि क्या आप बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। इस समय जो परिस्थिति है, जो रिज़ल्ट आया है, उसमें इस तरह की बात कहना कि भाजपा या मोदी के मन का नहीं हुआ या जो उसके समर्थक थे उनके मन का नहीं हुआ, तो ये और अच्छा कैसे हो सकता है। अब दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? ये और अच्छा कहने का उद्देश्य क्या है, इसका आधार क्या है? फिर लौटकर आऊँगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पर। ये 2 चुनाव 2 राज्यों के, एक केंद्र शासित क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हरियाणा राज्य है। दोनों छोटे हैं, दोनों का महत्व बहुत बड़ा है। और इस परिस्थिति में इन 2 राज्यों के चुनाव के नतीजे का दूरगामी असर होने वाला था और होने जा रहा है। मैं अगर बीजेपी हार जाती, कांग्रेस जीत जाती तो क्या होता जम्मू कश्मीर में, अगर बीजेपी इतना अच्छा प्रदर्शन खासतौर से जम्मू में न करती तो क्या होता, ये सब बातें कर चुका हूँ। सवाल ये है कि इस मैंडेट, इस जनादेश से मतदाताओं ने संदेश क्या दिया है। मतदाताओं का बड़ा स्पष्ट संदेश है, खासतौर से हरियाणा की बात करें जो दिल्ली के बगल में है और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि फला नाराज, मतलब कौन नाराज नहीं है ये शायद बताना आसान होता बजाय इस गिनती के कि कौन कौन नाराज है। और तथाकथित किसान आंदोलन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि किसानों की तो बड़ी भयंकर नाराज़गी है और मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी को देखना नहीं चाहते, मोदी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये सब बातें कही जा रही थी। और जो मैंडेट आया है वो दरअसल उसकी तरह तरह से समीक्षा हो रही है, मीमांसा हो रही है कि बीजेपी ने ये ठीक कर लिया, कांग्रेस ने ये गड़बड़ कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। मेरी नज़र में इसका एक केंद्रीय संदेश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके समर्थकों और उनके मतदाताओं को बहुत नाराज़गी हो सकती है, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप आपने काम नहीं किया, उनमें कमी निकाल सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, उनके खिलाफ बोल सकते हैं, यहाँ तक कि उनको वोट न देने का भी फैसला कर सकते हैं जो 2024 में हुआ लोकसभा में। इस सब के बावजूद ये सब वो कर सकते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये सब करने का अधिकार सिर्फ हमारे पास है, जो मोदी के समर्थक हैं उन्हीं के पास है, जिन्होंने 2019 में छप्पर फाड़ बहुमत दिया मोदी को, उन्हीं के पास नाराज़गी व्यक्त करने का, उन्हीं के पास घर बैठ जाने का, उन्हीं के पास मोदी की आलोचना का अधिकार है वास्तव में। लेकिन ये संदेश नहीं है। संदेश असली ये है कि कुछ भी हो, हमको मोदी से लाख शिकायतें हों, मोदी की आलोचना करने के लिए हम भी तैयार हैं, मोदी से नाराज़ होने के लिए या असंतुष्ट होने के लिए हम भी तैयार हैं, लेकिन एक बात के लिए तैयार नहीं, और वो ये है कि हम मोदी का अपमान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। और दूसरी बात, हम मोदी को कमज़ोर होता हुआ देखने को तैयार नहीं। देश में 1947 के बाद से जितने प्रधानमंत्री बने हैं, इस तरह की छवि और इस तरह की ताकत और इस तरह की पॉलिटिकल कैपिटल, राजनीतिक पूंजी किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू के पास भी नहीं थी। ये फ़र्क है मोदी में और दूसरे प्रधानमंत्रियों में, खासतौर से उनकी तुलना जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 ही प्रधानमंत्री हुए, जवाहरलाल नेहरू उसके बाद इंदिरा गांधी, तो उनसे ही की जा सकती है। बाकी तो जो है 5 साल वाले या उससे कम वाले प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 साल मनमोहन सिंह रहे हैं। मनमोहन सिंह के बारे में जिक्र करना इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि दरअसल वो वास्तविक सेंस में प्रधानमंत्री थे ही नहीं। वो प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई अधिकार उनके पास नहीं था, तो उस तरह से उनका आकलन भी नहीं हो सकता है। वो कर रहे थे जो उनसे करने के लिए कहा जा रहा था, तो वो एक कठपुतली की तरह बैठे हुए थे। वो जिस तरह से कठपुतली चलाने वाला जो करवाता है कठपुतली से, वही कठपुतली करती हुई दिखाई देती है या दिखाई देता है, उसी तरह से मनमोहन सिंह थे। तो ये संदेश हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का ये है कि मोदी का अपमान बर्दाश्त नहीं है। मोदी से नाराज़गी हो सकती है, असंतोष हो सकता है। और किसने अपमान किया? सारे जो मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी हैं, उसके अलावा सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने। राहुल गांधी
कि अगर आप पिछले 6 महीने के भाषण सुनिए, उनके वक्तव्य सुनिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने विश्व विजय हासिल कर ली हो। ऐसा लगा कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो है शुरू किया था, उनका घोड़ा निकला था 2024 में और वो पूरी दुनिया को जीत कर लौटा है। सिर्फ 99 सीटें हैं लोकसभा में। प्रतिपक्ष के नेता हैं, लेकिन पूरा प्रतिपक्ष उनको नेता मानने को तैयार नहीं। लेकिन आपने किसी से, एनडीए के किसी छोटे या बड़े घटक दल से ये सुना कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानने पर पुनर्विचार भी कर सकता है? नहीं मानने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जिस तरह के समर्थन की घोषणा जितने मुक्त कंठ से चंद्रबाबू नायडू और उसके अलावा नीतीश कुमार ने की, ये दोनों पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं, मोदी के साथ भी रह चुके हैं। इस तरह की भाषा उन्होंने कभी मोदी के पक्ष में नहीं बोली जो इस समय बोल रहे हैं। उनको ये बात समझ में आ रही थी जो राहुल गांधी को अभी तक समझ में नहीं आई, कि आप भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, मोदी की आलोचना कर सकते हैं, मोदी की सरकार की कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मोदी पर व्यक्तिगत हमला करेंगे, 2019 का नारा कांग्रेस को और राहुल गांधी को याद रखना चाहिए था, जब उन्होंने नारा लगाया था चौकीदार चोर है। उसका क्या जवाब दिया था देश की जनता ने, मतदाता ने? वो शायद राहुल गांधी भूल गए, और ऐसी बातें राहुल गांधी याद भी नहीं रखते। इसलिए उनको जो है समझ में नहीं आता कि वो जो बोल रहे हैं उसका असर क्या होगा, मतदाता पर, आम लोगों पर उसका असर क्या होता है। तो जिसको कंधे पर बिठाती है जनता, उसको उतारने का वो मानकर चलती कि अधिकार उसी के पास है। अगर कोई दूसरा उसको उतारने की या उसका अपमान करने की कोशिश करे तो उसका रिएक्शन होता है, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दिखाई दिया। जम्मू में अप्रत्याशित रूप से आज तक की सबसे बड़ी चुनावी सफलता मिली है बीजेपी को। घाटी में न पहले कभी मिली थी, न अब मिलनी थी। किसी को अपेक्षा नहीं थी, बीजेपी को भी अपेक्षा नहीं थी कि घाटी में वो कोई सीट जीत सकती है। कारण क्या है, बड़ा स्पष्ट है, आपको भी मालूम है। लेकिन हरियाणा को मैं बार बार कह रहा हूँ, 2-3 वीडियो में बोल चुका, फिर दोहरा रहा हूँ, हरियाणा भारतीय राजनीति का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से देश की राजनीति बदलने की शुरुआत होगी। और सिर्फ 6 महीने में आप देखिए कैसे मौसम बदल गया। आज से 6 महीने पहले 4 जून 2024 को किस तरह का राजनीतिक माहौल था, आज किस तरह का है। एनडीए गठबंधन मोदी के साथ, मोदी के पीछे पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जो इंडी गठबंधन है, जिसका राहुल गांधी अपने को नेता समझते हैं, हालांकि गठबंधन के सभी दल उनको नेता नहीं मानते, तो सबसे बड़ा हमला जो शुरू हुआ है ये इन 2 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद, वो बीजेपी की ओर से नहीं हुआ है, वो प्रधानमंत्री की ओर से नहीं हुआ है, वो इंडी गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनकी ओर से कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा, कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये गठबंधन चलाना नहीं जानते, ये दूसरे लोगों को समायोजित करना नहीं जानते। और जो गठबंधन जीता है जम्मू कश्मीर में, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, कांग्रेस हालांकि वहाँ लायबिलिटी थी, ये बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक तरह से मान ली। फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा स्पष्ट कहा कि भाई हम अगर गठबंधन नहीं करते तब भी जीत जाते, हमको मालूम था, लेकिन हमको एक मैसेज देना था। जो बात उन्होंने नहीं कही वो मैं कह रहा हूँ, उनको मैसेज देना था मुस्लिम समाज को कि हम आपका वोट बंटने नहीं देंगे। तो मुस्लिम समाज की एकता के लिए जो काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने किया, अखिलेश यादव शायद इससे 5-7 सीटें हो सकता है कम आती उनकी, लेकिन तब भी अच्छी परफॉर्मेंस करते। लेकिन कांग्रेस को इसीलिए साथ लिया कि मुस्लिम वोट बंटने ना पाए। हालांकि उनकी आशंका ज़्यादा थी फारूक अब्दुल्ला की तुलना में। फारूक अब्दुल्ला को मालूम था कि वहाँ कोई और विकल्प बचा नहीं है। पीडीपी थी, वो पहले ही हाशिए पर जा चुकी है, वो बीजेपी के साथ सरकार बनाकर पीडीपी ख़त्म हो गई। उसने कहें, एक तरह से कहें तो अपने को ख़त्म कर लिया। उसके बाद से पीडीपी उभर नहीं पाई और न उभरने वाली है। लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला का जो पहला बयान आया है गठबंधन के बारे में और कांग्रेस के बारे में, कहा कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है।
सहयोगी दलों को कैसे साथ लेकर चला जाता है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस ने क्या बोला ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो हमला चौतरफा हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है, मतलब पहले भी की थी और स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं करेंगे। वो गिनती करा रहे हैं कि देखिए हमको इतने वोट मिले, 1.8% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को, जो नोटा से भी कम है। लेकिन फिर भी उनका दिमाग अभी ये है कि हमसे गठबंधन कर लेते तो सरकार बन जाती। इस गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं हो सकता। तो गठबंधन के जो साथी दल हैं, और मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने 6 या 7 सीटों पर, जो 10 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उन पर अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। उनमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस मांग रही थी। अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बाकायदा बयान देकर कहा कि हमसे तो कोई बातचीत नहीं की, कोई चर्चा नहीं हुई, एक तरफा घोषणा हो गई है। तो कांग्रेस के सहयोगी दलों को संदेश मिल गया है। ये बीजेपी ने नहीं दिया, ये मतदाता ने दिया है कि कांग्रेस पार्टी से सावधान रहो। कांग्रेस पार्टी आपके लिए एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। ये इस चुनाव नतीजे का संदेश है। लेकिन सबसे बड़ा संदेश कि मोदी का अपमान मत करो, मोदी का विरोध करो, आलोचना करो, निंदा करो, सब ठीक है। लेकिन मोदी का अपमान करोगे, मोदी को छोटा दिखाने की कोशिश करोगे, ये बताने की कोशिश करोगे कि मोदी पराजित हो गए हैं, मोदी अपमानित हो गए हैं, ये मतदाता सुनने के लिए अभी तैयार नहीं है। देखिए, राजनीति में बात कोई सही गलत नहीं होती, टाइमिंग सही गलत होती है। आप किस समय पर क्या बोल रहे हैं। पहले भी मैंने उदाहरण दिया था इस बात का, उसको फिर से दोहरा रहा हूँ कि 2009 का चुनाव लोकसभा का याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे और मनमोहन सिंह 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके थे। और वो बार बार कह रहे थे, उनसे कांग्रेस के बहुत से लोग आकर बताते थे, वो सच बोल रहे थे। जो बोला आडवाणी जी ने उसमें कुछ गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि इतने सालों में जब से आज़ादी मिली है, और ख़ासतौर से 1952 से जब से चुनाव शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। लेकिन किसी ने सुना नहीं। बीजेपी की सीट कम हो गई, कांग्रेस की सीट बढ़ गई। उन्हीं मनमोहन सिंह के बारे में 2014, 5 साल बीतते, बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, जनता ने आंख बंद करके मान लिया, क्योंकि जनता को भी समझ में आ रहा था। लेकिन उस समय जनता मनमोहन सिंह को और कांग्रेस को थोड़ा और समय देने के मूड में थी। तो जब राजनेता इस मामले में चूक जाता है कि मतदाता का मन क्या है, वो परिवर्तन चाहता है या थोड़ा और मौका देना चाहता है। मतदाता हमेशा, इस देश का याद रखिए, बहुत समझदारी से राजनीतिक फैसला लेता है। वो किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को जल्दबाजी में हटाने का फैसला नहीं करता, बहुत सोच समझकर, और जितना लॉन्ग रोप दे सकना ज़रूरी हो उतना लॉन्ग रोप देता है। इसके बाद फैसला करता है। जब उसे लगता है कि नहीं, अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उम्मीद नहीं बची है, तो अब बदलना चाहिए। तो 2 स्थितियां होती हैं बदलाव की। एक, विकल्प सामने खड़ा हो कि ये इनसे बेहतर है। दूसरा, कोई विकल्प ना हो, तब भी कह कि हटाओ इसको, किसी को भी ले आओ लेकिन हटाओ इसको। सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं त्रिपुरा का, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नहीं था। वहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनी। तो मतदाता जब फैसला करता है तो इसी तरह से बड़ा निर्णायक जो भी उसका फैसला होता है, जो भी उसका निर्णय होता है, वो बहुत स्पष्ट होता है, उसमें कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं होती है। तो मतदाता 2024 के चुनाव में बीजेपी की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनकी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट जरूर था। पार्टी नेताओं, मंत्रियों के व्यवहार से नाराज जरूर था, लेकिन वो मोदी को अपमानित होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं था। अगर तैयार होता तो बीजेपी को 240 लोकसभा सीटें नहीं मिलती, फिर बीजेपी 150 पर आती। अगर मतदाता मोदी से छुटकारा पाना चाहता तो बीजेपी की 125-150 से ज़्यादा सीटें ना आती, जैसा बहुत से लोग चाहते थे, जैसी इच्छा थी बहुत से लोगों की।
240 दिया कि अब इस स्थिति में परफॉर्म करके दिखाओ। चुनौती एक सामने पेश कर दी, हटाने का फैसला नहीं किया, चुनौती को बढ़ा दिया, चैलेंज को और ज़्यादा बढ़ा दिया और कहा कि अब इस परिस्थिति में परफॉर्म करके दिखाइए, फिर हम 5 साल बाद सोचेंगे कि आपके बारे में क्या करना है। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव का नतीजा बड़ा स्पष्ट संकेत दे रहा है, राजनीतिक माहौल में बदलाव का संकेत दे रहा है। जो 4 जून 2024 को लग रहा था कि कांग्रेस आई, इंडी गठबंधन आया, वो 8 अक्टूबर 2024 को ही गया हो गया। अब उसके लौटने की कोई दूर दूर तक फिलहाल वर्तमान परिस्थिति में संभावना नहीं दिख रही है। यहाँ से बीजेपी को ऊपर उठना है और कांग्रेस को नीचे जाना है। आप मानकर चलिए अगले जो 2 चुनाव हैं, उसके बाद फिर 2 चुनाव हैं, लगातार चुनाव ही चुनाव हैं। 2 चुनाव हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, वो इसी साल है, और उसके बाद 2025 में जनवरी फरवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा और नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। इन चारों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आज जो स्थिति है उससे खराब और बीजेपी की आज जो स्थिति है उससे बेहतर होने वाली है। ये संकेत मतदाता ने दे दिया है कि हमने बीजेपी से नाराज़गी जाहिर कर दी है। अब वो चैप्टर, वो फाइल हमने बंद कर दी है, हमने बीजेपी को छोड़ा नहीं है। ये बात अगर इंडी अलायंस के गठबंधन में जो शामिल दल हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी को समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। राहुल गांधी की समझ में आ जाएगी मुझे लगता नहीं है, लेकिन देखिए क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।